मेरे साथ अभी लाइन पे मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोरा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपर 50 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। आप बहुत कम समय में उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा संगठन बनकर उभरे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। अपने श्रोताओं दर्शकों को हमारी एक एक छोटी बड़ी चीजें बेबाकी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आपने अपने दर्शकों को दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीएड और डाइट डीएलएड कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं। जब सबको पता है ये एनसीटी ने इसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है, तो एनआईएस डीएलएड का विरोध क्यों किया जा रहा है सर? आपको क्या लगता है? सबसे पहले विरोध करना एक अपने प्रजातंत्र लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है। पर आपको बता दूं, मेरे बीएड वाले भी उतने ही भाई हैं, उतने ही प्रेमी हैं। डाइट के डीएलएड वाले भी उतने प्रेमी ही भाई हैं जितने कि एनआईएस वाले। उनके हकों के लिए कभी भी हमने कोई कुठाराघात नहीं किया है, नहीं उनके कोई भी बात का हमने विरोध किया है, बशर्ते कि जब वो कानूनी पहलुओं पर चर्चा करें। जी सर, एक और प्रश्न डीएलएड की उनकी तरफ से उठ रहा है कि आप संडे डीएलएड हैं। संडे डीएलएड आपको बताया जा रहा है। क्या आपने डीटीएच और यूट्यूब के माध्यम से जो कक्षाएं ली हैं तो उसकी गणना कहीं पे भी नहीं की जा रही? तो इस संबंध में आपको क्या बात रखनी है सर? मैं दर्शकों को बता दूंगा कि ये विचार आपके हैं। सर, सबसे पहले मैंने वही पहले भी कहा था, अपना बात को कहने का सबको अधिकार है, पर लोकतांत्रिक कानूनी लीगल पहलुओं के तहत कहे या कोई अवैधानिक या यूं कहें कोई मर्यादा, शब्दों की मर्यादा को कितने नीचे गिरा करके कोई उसका प्रश्न करे या उत्तर दे, ये उनका विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए कोई बात नहीं। हम संडे को हमारी क्लासें हुई थी, ये बात सत्य है। और वो हमको संडे वाला कहें या मंडे वाला कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। पर हमारी उनके साथ सदा प्रेम और सौहार्द रहा है, दिल से वो रहेगा। सर, जो डीटीएच के माध्यम से जो कक्षाएं होती थी उसका कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है। इस बारे में क्या आप बताना चाहेंगे कि कितनी कक्षाएं एक दिन में होती थी जो डीटीएच में होती थी, रेगुलर जो कक्षाएं होती थी? इसके लिए आपको ये बता दूं, ये जो सबसे पहले तो एक क्लियर ये बात हो जाए कि हमने जो एनआईएस का डीएलएड किया वो क्यों किया, कैसे किया। अन्य लोगों का जो डीएलएड है वो राज्य सरकार द्वारा संचालित है। हमारा जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, केंद्र के दिशा निर्देश में संचालित हुआ था, जिसे कि राज्यों द्वारा पूर्ण करवाया गया है। हमारा जो स्टडी सेंटर थे वो सरकारी थे, और वहाँ जो प्रशिक्षण देने वाले थे वो सरकारी ही अध्यापक थे और प्रशिक्षित अध्यापक थे। उनके द्वारा जो दिशा निर्देश राज्यों द्वारा, केंद्र द्वारा आते थे, उन्हीं का वो पालन करते हुए हमको करवाते थे। जी सर। और रही बात डीटीएच वाली बात, हमको प्रत्येक प्रशिक्षुओं जो हम प्रशिक्षण ले रहे थे, हमको एक डीटीएच का डिश खरीदवाया गया, जिसका कि एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उच्च बुद्धिजीवी व्यक्तियों द्वारा हमको वो ट्रेनिंग दी गई थी, और 24 घंटे वो हमारी क्लासें चलती थी। और हमने इस बात का प्रमाण दिया है उनको, हमने ये डीटीएच खरीद रखा है। हम इन क्लासों को अपने घर पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे भी सर, कोरोना काल में तो लगभग सभी 10th वाले, 12th वाले, अभी जो बोर्ड हैं वो भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो क्या इन आने वाले समय में इनको भी इनवैलिड कहा जाएगा? नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, वही चीज कह रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को कर रहे हैं बिना निराधार, वो कानून के पहलुओं को नहीं जान रहे हैं, उनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तभी बेवजह वो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। मेरे को भी कई लोग बोलते हैं, तो मैं उनका उत्तर देना भी उनको उचित नहीं समझता हूँ। उन्होंने कह दिया ये फर्जी हैं, संडे वाले हैं।
यदि वो उसका अध्ययन करें कि एनआईएस का जन्म कहाँ हुआ, एनआईएस डीएलएड का जन्म कहाँ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो आरटीई के मानकों के अनुसार यदि वो यूट्यूब पर देखेंगे या गूगल करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि तत्कालीन मानव शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा यह संसद के दोनों सदनों में बिल पास किया गया है। उस समय हमारे इन जो विरोधी बनने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रिय साथी, वो अगर संसद में होते, विपक्ष की भूमिका में होते, तो शायद वो वहां पर क्वेश्चन करते, क्या पता उनकी बात को सुना जाता। पर वो आज हमारे फेसबुक और अन्य जो सोशल मीडिया में हैं उनके द्वारा तो ये मैसेज करते हैं कि ये फर्जी हैं, संडे वाले हैं, पर वहां पर वो अपनी बात को अपना जो उनके प्रतिनिधि जिनको वो समझते हैं उनके द्वारा वो बात को वहां पर पेश नहीं कर पाए। नहीं तो ये बात अगर वो संसद में पेश करते कि इनको नहीं कराया जाए करके, तो शायद हमको नहीं होता कि आरटी जो मानक थे, क्या पता उनको वो नहीं फॉलो करते। पर ऐसा कहीं से नहीं हो पाया। जी सर। सर क्या आपने कभी बीएड और डाइट डीएलएड वालों का विरोध किया है? कभी नहीं किया। मैं आपको आज ही बताऊं, मैं सबसे पहले जब भी मैंने प्रेस वार्ता की, जब किसी मीडिया से मुखातिब हुआ, तो मैंने यही प्रश्न उनके समक्ष रखा कि जितने भी राज्यों में रिक्त पद हैं उनका विज्ञापन जारी किया जाए, अधिक से अधिक पदों का विज्ञापन जारी किया जाए। जो सत्रांत लाभ वाले अध्यापक मार्च में सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन पदों को रिक्त माना जाए, जिससे कि अधिक से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी हो और रिक्तियां निकले, उसमें प्रतिभाग हम एनआईएस वाले, डीएलएड वाले करें और बीएड वाले करें, सभी उनके घर में रोजी रोटी का जो संकट है वो दूर हो। ये मेरी पहले से ही भावना रही। आज भी मैं बीएड वालों का भी पूर्ण रूपेण समर्थक हूँ। एक प्रश्न और उठ रहा है कि आप जो हैं आपने कोई प्रवेश परीक्षा नहीं दी है, तो आपको कैसे मतलब डाइट के बराबर इक्विवेलेंट मान लें? एक प्रश्न ये भी है। जी जी। तो इस बारे में आपका पहली बात एक बार बता दूं कि प्रवेश परीक्षा कब ली जाती है। जब किसी संस्थान में प्रशिक्षण की सीटों की सीमित संख्या होती है और उसमें प्रतिभाग करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तब वो प्रवेश परीक्षा ली जाती है। ये कानून कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जी सर। ये आप देखिए बिहार में उत्तर प्रदेश में सुपर टेट परीक्षा ली जाती है। टीईटी के बाद भी सुपर टेट की परीक्षा ली जाती है। वो क्यों ली जाती है? इसलिए ली जाती है क्योंकि वहाँ अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से वो फिर एक फिल्टर लगा देते हैं, जिससे कि लोग ये दावा न कर सके कि मैं भी इसका हकदार हूँ करके। वो परीक्षाओं को पास करके आएगा तब लिया जाता है। यदि हमारे यहाँ भी राज्य सरकार आने वाले समय में क्या है, एनआईएस वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, डाइट के जो अभी शायद परीक्षा वगैरह गतिमान है प्रक्रिया उसकी, शायद तो उनकी संख्या ज्यादा होगी, तो हो सकता है कि हमारे वहाँ एक परीक्षा और ली जाए। तो ये राज्य सरकार के ऊपर है कि परीक्षा ले, प्रवेश परीक्षा ले या न ले। तो हमको केंद्र द्वारा करवाया गया है, उन्होंने प्रवेश परीक्षा लेना उचित नहीं समझा, पर हमने परीक्षा दी है, हमने टीईटी उत्तीर्ण किया है, तभी हम इसका दावा कर रहे हैं। आरटी के मानक में सेक्शन 23 के अनुसार जो रूल रेगुलेशन है उन रूल के तहत ही हम मांग कर रहे हैं। सेक्शन 23 में जो बात कही गई है। जी सर। एक और बात है कि जो डाइट डीएलएड वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमने 70,000 रुपये दे के ये कोर्स किया है और आपने ये कोर्स फ्री में कर दिया है। आपको मतलब एक फेसबुक पे आज मैं देख रहा था तो उसमें उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको बताया कि 5,000 रुपये आपकी फ़ीस थी। क्या ये सही बात है सर? क्या फीस ही सब कुछ है? नहीं, मैं वही बात ना सर, मैं देख रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए, आप अध्ययन बीएड वालों का करते हैं, हमारा अध्ययन नहीं करते हैं सर। आपका चैनल उनका बेशक आप हमारे आप समर्थक हो सकते हैं, पर आप अध्ययन ज्यादा उनका करते हैं। बुरा मत मानिए, आपके चैनल का विरोध कर रहा हूँ, पर एक बात आपको भली भांति बता दूं कि हमारे भी शुल्क लिया गया था। हम भी वो परीक्षा
परीक्षा जो हम सेमेस्टर वाइज जो परीक्षा चली थी, वो परीक्षा हमने भी दी है, उसका शुल्क हमने भी दिया है। ठीक है, राज्य सरकार कितना लेती है, केंद्र सरकार कितना लेती है, वो उसके आर्थिक पोजीशन पर निर्भर करता है। जी सर। और सर एक और बात है कि क्या ये अवसर बीएड वालों को भी प्रदान किया गया था, या क्या बीएड वालों के लिए ये कोर्स नहीं था? कुछ बीएड वालों ने कैसे कर दिया? सबसे पहली बात ये है, जब ये गाइडलाइन जारी हुई थी, जी। अपना मानव संसाधन मंत्रालय एनसीईटी के दिशा निर्देश में, तो एनआईएस को जब निर्देश दिया गया था, जो राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, उसने जो अपनी नोटिफिकेशन में कहा था, वो बीएड वालों को भी डीएलएड करने के लिए कहा गया था। तो सभी ने अपना, जो भी प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत थे, उनने सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। जी, बीएड वालों ने भी पहले कर दिया था। बीएड वालों ने भी किया, और जो इंटरमीडिएट थे और स्नातक थे, जो अर्थात अप्रशिक्षित थे, उनको भी कर दिया। अर्थात प्रश्न ये आता है, बीएड वालों ने क्यों किया? ये बीएड जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है कानून के तहत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून कहता है कि बीएड जो है वो प्राइमरी से ऊपर की कक्षाओं के लिए है। इसलिए उनको भी ये दिशा निर्देश पूर्व में दिए गए थे कि आप भी डीएलएड कोर्स के लिए पात्र हैं, अर्थात आपको भी प्राइमरी के लिए अप्रशिक्षित माना गया है, इसलिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन करें करके। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कर दिया, कुछ समय के बाद उन्होंने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया कि बीएड वाले अपना फीस वापस ले सकते हैं। कि कुछ बीएड वालों ने कहा कि सर हमारे तो 15-20 हजार रुपया हमको खाली ये पड़ रहा है, जबकि हम तो एक उपाधि पहले ही ले चुके हैं, जो बात सही भी थी। तो उनकी बात को स्वीकार करते हुए एनआईएस ने ये बात ऊपर रखी और एक नोटिफिकेशन निकाल करके ये कहा कि यदि आपने डीएलएड में अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फीस वगैरह जमा कर दी है, तो अपनी फीस को आप वापस ले सकते हैं। आप एक काम करिए, 6 महीने का सिटू कोर्स, ब्रिज कोर्स करिए, वो आपके लिए सही है, जिसमें शुल्क भी कम होगा और आप प्रशिक्षित भी हो जाएंगे। जी सर। तो कुछ लोगों ने ठीक है, सब जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में सब दूर दराज हैं, नेट की सुविधाएं नहीं है, कोई साइबर कैफे गया था, किसी मतलब हमारे साथियों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई, तो उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन को अपना पूर्ववत ही रखा, उन्होंने अर्थात अपनी फीस वापस नहीं ली। जी। तो इसलिए मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, वो भी उतने आहार्य हैं जितने कि एक नॉर्मल बीएड वाला, एनआईएस का बीएड वाला है, और उतना ही योग्यता वो भी रखता है। तो इसलिए उनका इस डिग्री में कोई क्वेश्चन उठाने का किसी का हक है ही नहीं, यदि उसने एनआईएस से डीएलएड कर दिया है तो। जी सर। और सर जो कुछ बीएड वालों ने ये नहीं कर पाए, तो क्या उनको भी मौका था या नहीं था? आपके देखने से आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर उनको अवसर था, उन्होंने कानून का अध्ययन नहीं किया था। इसके वजह से आज वही हो रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बेवजह वो कहते हैं कि आप फर्जी हो, आप ये हो। तो क्या आप एनसीईटी को फर्जी साबित कर देंगे? एनसीईटी को फर्जी कहेंगे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी को आप फर्जी कहेंगे? आप पार्लियामेंट में जब बिल पास हुआ तो क्या उसको आप फर्जी कहना ये उचित बात कर रहे हैं आप? तो ये बात उनको गिरेबान में झांक करके कहनी चाहिए। इसका शासनात्मक देशों को कानून का अध्ययन करने के बाद ही ऐसे बयान देने चाहिए, जिससे वो ये बात को साबित कर सकें ये गलत है, ये फर्जी है, ये है करके। जी सर। और सर एक राजस्थान में और दिल्ली का भी देखा मैंने कि उसमें बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो दूसरी बात तो मेरी तो कभी दिल से ऐसी मंशा रही नहीं कि कोई व्यक्ति अगर वो सर हम हाँ जी हाँ पहले से देख रहे हैं सर, आपने कभी किसी का विरोध नहीं किया, हम आपके साथ बहुत पहले से बने हुए हैं, तो आपने कभी किसी का विरोध नहीं किया, वो हम पहले से देख रहे हैं जी। नहीं, आज मैं आपको बता दूं, मेरे बीएड के साथियों का मेरे को फोन कॉल आते हैं, वो भी उतनी आत्मीयता के साथ मेरे को फोन करते हैं जितना कि एक नॉर्मल एनआईएस डीएलएड वाला करता है। मैंने उनको सुझाव दिया कि मैंने कहा डे फर्स्ट मैंने ही यही बात कही कि अधिक से अधिक रिक्त पदों का विज्ञापन जारी हो, और मैंने उन लोगों से भी जो मेरे को कहते हैं, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि भैया आप एक चीज की मांग करिए कि आप जितने पद रिक्त हैं, 70
मात्रांत लाभ पर जो शिक्षक हैं उनके पद को रिक्त मानने की बात कही है, जिससे कि आपकी संख्या बढ़ सके। आज वो लोग उस लाइन पर चल रहे हैं जो एक सुखद और एक अच्छी सौहार्द माहौल पैदा हो रहा है, वो अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए। एक बात सर, ये हमारी तरफ से है, ये किसी और की तरफ से नहीं, कि आपने कैसे मतलब इतनी जल्दी एनसीटी से लेटर निकलवा दिया? आपने क्या ऐसा जादू कर दिया वहाँ पे कि इतनी जल्दी लेटर मतलब हम लोगों तक पहुँच चुका है? और बहुत खुशी की बात हो रही है कि मतलब सारे, और केवल अपना ही स्वार्थ आपने नहीं देखा, आपने पूरे देश के लिए ये लेटर जारी करवाया। इस बारे में क्या आप कहेंगे? जी, पहले तो इसका जो श्रेय मेरे को ही नहीं जाता है, इसके श्रेय के हकदार तो आप हैं, आपका चैनल है। आपके चैनल से जो लोगों में विश्वास जाग रहा है वो विश्वास है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, मेरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 2-4 अधिकारी हैं जिनसे मेरी एक आत्मीयता है, उनके साथ मित्रता है। उनके समक्ष मैंने ये बात रखी। मैंने कहा सर, अब मेरे को बिहार से फोन आते हैं, राजस्थान से फोन आते हैं, अपने असम से फोन आते हैं कि एनआईएस डीएलएड की कुछ और भी प्रॉब्लम है, जैसे इंटरमीडिएट 50% वगैरह ऐसा कुछ इश्यू है उनका। तो सभी लोग मेरे को फोन करते, तो ये बात को मैंने मानव संसाधन मंत्रालय में रखा। मैंने उनको ये बात कही, सर किस तरीके से ऐसा काम किया जाए जिससे सभी का कल्याण हो सके, न केवल मेरा, न केवल उत्तराखंड का, पूरे उसमें देश में ये सभी के लिए मान्य हो, इसके लिए क्या करना होगा। तो मैंने उनसे सुझाव लिया। उन्होंने उस समय मेरे को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक जी से भी मिलवाया। तो उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि आप अपने संगठन की तरफ से एक पत्र मेरे को भेजिए, पत्र दीजिए, उसके बाद हम उनका संज्ञान लेंगे। तो उन्होंने 16 दिसंबर को एक पत्र जारी करते हुए ये बात एनसीटी को लिखा कि आप एक ऐसा पत्र जारी करिए जिसमें आपने बिहार पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार किया है। ये कहा है कि एनआईएस डीएलएड राज्य के रेगुलर डीएलएड की भांति सभी राज्यों में मान्य हो, और साथ ही नई भर्ती में इनको भी प्रतिभा करने का अवसर प्रदान किया जाए। मैं तो सर आपको जी बहुत पहले से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप हर टाइम बिजी हैं। आपको यूपी, बिहार, आपने सब जगह इंटरव्यू दे दिया। आप मेरे से बहुत देर में हो पाया है। नहीं सर, मैं जान रहा हूँ। मैं मानसिक तौर पर इतना लोगों को वो हो चुका हूँ कि ये मेरे को एक आशा विश्वास के साथ फोन मेरे को कर रहा है, तो मैं इनको कैसे वो बात को बताऊं जिससे ये निर्भय हो सके जी, और ये निश्चिंत हो सके कि हम वैलिड हैं। लोगों की अभी ऐसी आर्थिक स्थिति हो गई, हमारे जो आर्थिक तौर पर कमजोर दबे कुचले लोग हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में काम कर रहे हैं, वो अभी कोरोना काल की वजह से विद्यालय बंद हैं और विद्यालय में फीस नहीं आ पा रही है, इसलिए उनको भी या तो वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन मिल भी रहा है बहुत कम मिल रहा है। तो उनकी पीड़ा मेरे को स्वयं अपनी पीड़ा लगते हुए मैंने ये सब कुछ किया और आगे बढ़ते रहा उसके लिए। और अंततोगत्वा कल मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारी जी का मेरे को फोन आया, अंडर सेक्रेटरी जी का फोन आया। उन्होंने मेरे को कहा कि आपके लिए पत्र जारी कर दिया गया है, और वो पत्र ऑल स्टेट ऑल सेक्रेटरी को दिया गया है, जिसमें ये लिखा गया। उन्होंने मेरे को व्यक्तिगत भी कहा था कि मेरी स्वयं की भी और हमारे विभाग की भी एक इच्छा है कि अगर ये एनआईएस का मामला सुलट जाता, बेवजह लोग कोर्ट कचहरी में नहीं जाते और पैसे धन व्यय नहीं करते और हमको भी पार्टी नहीं बनाते, अगर ये समाधान हो जाता। और कल का जब सूर्योदय हुआ तो मेरे को ऐसा खबर सुनाई दी कि एनसीटी ने सभी राज्यों को ये पत्र जारी कर दिया गया है। संभवतः आज मेरे को पत्र जारी हो जाए, जो ही जारी होगा आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को तक वो पत्र पहुंचा दिया जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर, एक प्रश्न लास्ट, आपको बहुत समय ले लिया मैंने, बहुत लंबे, इसलिए मतलब मेरे को ना आपका कॉल हर 2-2 घंटे एक दिन में रिसीव करना ही चाहिए सर। बहुत लंबी आपने लिस्ट ले रखी है प्रश्नों की। जी सर, मैं माफी चाहता हूँ कि आपका बहुत समय ले लिया मैंने। आप बड़ी मुश्किल से अभी उपलब्ध हो पाए, तो मैंने कहा कि आज ही पूरा कर लेता हूँ सर। तो सर एनसीटी ने जब निर्णय ले लिया था सर ना कि ये कुछ राज्य सरकारें इसको मानने के लिए क्यों संकोच कर रही हैं? इस संबंध में कुछ विचार आप
कह सके तो। हाँ, हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कानून कहाँ से बनता है? आपके विधानसभा से राज्य के कानून बनते हैं, संसद के केंद्र के कानून बनते हैं, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। यदि ये समवर्ती सूची में नहीं होता तो केंद्र के जो भी निर्णय होते वो सर्वमान्य हो जाते। पर यहाँ पर एक स्थिति बिहार के द्वारा एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। इसकी या तो कहें राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहें या फिर बेवजह किसी को परेशान करने की सोच, ये तो वही जान सकते हैं। ये तो मेरा कहना, किसी को दोषारोपण करना होगा। पर उन्होंने एक क्वेश्चन ये रख दिया कि आपका कोर्स 18 महीने का है जी। 18 महीने का जो डाइट वाले भी होते हैं उनका भी कोर्स समय अवधि बेशक उनकी 2 साल होती है या उससे ज्यादा होती है, घंटों की जो भी होती है। हमारा पैकेज जी 6 मंथ उनका भी होता है इंटर्नशिप ना 6 जी। पर हमारे उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था ये 18 महीने का तो कोर्स अपना स्टडी सेंटरों वगैरह का होगा। 6 महीने का जहाँ जो विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं इंटर्नशिप वो वहां से लिया जाएगा। ये पत्र में उल्लेख भी कर रखा है उन्होंने। जी सर जी 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 ना, तो इसलिए वो ठीक है, वो और शुद्ध हो गया। क्योंकि एक कहावत है ना, वो मथत मथत माखन रहे दही वही भी लगाई करके। तो वो ठीक है। अब यदि क्वेश्चन रख ही दिया है तो उसका जवाब भी आ ही रहे हैं, ऊपर उच्च स्तर से ही आ रहे हैं, क्योंकि उच्च स्तर के प्रश्न हैं तो उच्च स्तर से ही जवाब भी आ रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन भी नहीं रहा कि एनआईएस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, आदि आदि जो क्वेश्चन है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय मैंने लिया है। और मैं आपको 13 लाख शिक्षकों की तरफ से आपको धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। देश के सभी 13 लाख शिक्षकों में का आपने उद्धार किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जी सर, धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। स्पेशल आप इतने, मैं फोन नहीं उठाता था तो कहीं पर आपने गिला शिकवा अपना व्यक्त नहीं किया, जबकि दोषी मैं भी था। आपका फोन आता था, मन करता था फोन करूं करके, फिर दूसरा फोन आ जाता था। आपके प्रति मेरी सोच रहती थी आप चैनल के लिए कर रहे होंगे, पर मैं जब मेरे को व्यक्तिगत किसी का फोन आता था मैं सोचता था कि इसकी व्यक्तिगत पीड़ा है, पहले इसको पूरा किया जाए करके। तो आपका विशेष धन्यवाद और दूसरा आपके दर्शकों का विशेष धन्यवाद और पूरे एनआई डीएलएड, पूरे देश के एनआई डीएलएड परिवार को मेरी तरफ से अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं और सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।